हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो के अंतर्गत लेखक ने बताया कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो बहुमत है वो अल्पमत पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करे। अगर बहुमत अल्पमत पर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो अल्पमत के मन में विधान के प्रति, कानून के प्रति विद्रोह की भावना पैदा होने लगती है और ये भावना सफल प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगले गद्यांश की शुरुआत करते हैं। लेखक कहता है, मैं एक ही बात कहूँगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूँगा। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। सबसे बड़ी बात, समाज जब तक नैतिक नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्य ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार नहीं किया। हमारे राजनीति शास्त्र के बड़े बड़े दिग्गजों ने इस बात पर सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया कि समाज को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। उनकी दृष्टि में नीति परायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी, जबकि ऐसा नहीं है। राजनीति में शासन चलाने की कुशलता आप में होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप नीति निपुण भी होने चाहिए, तभी सही ढंग से शासन का संचालन हो सकता है। आप राजनीति सीख सकते हैं, लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानव राजनीति के बिना नीति के ही सफल हो सकती हो। लेखक कहता है, राजनीति सीखी जा सकती है नेताओं के सानिध्य में रहकर, लेकिन नीति सीखी नहीं जाती है। नीति तो एक ऐसा गुण है जो स्वतः ही मनुष्य के अंदर जागृत होता है। जिसके पास नीति नहीं तो वह अज्ञानी है, चाहे कितना ही बड़ा वो राजनेता क्यों ना हो। अगर नीति निपुण नहीं है तो वो राजनेता नहीं। यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम देती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है? हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय होता है? इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं। यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का यह विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार परायण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। यानी कानून निर्माणकर्ताओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो कानून बनाया जा रहा है समाज उसका पालन करेगा। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर ध्यान दिया है वह मैं समझता हूँ लास्की, प्रोफेसर लास्की, जो विदेशी विचारक हैं, महाशय हैं। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीति परायण है। यानी प्रजातंत्र के अंतर्गत यह माना जाता है कि समाज जो है नीति परायण है, नीतियों का पालन करने वाला है। क्योंकि प्रजातंत्र वही होता है जहाँ लोग जो है नीतियों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। जहाँ पालन नहीं किया जाता है तो वहाँ तो निरंकुशता होती है, अव्यवस्था होती है, और प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। नीति परायण न हो तो प्रजातंत्रवाद टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे अपने देश में हो रहा है। एक प्रश्न है आप सभी से, क्या हमारा समाज नीति परायण है? सरकार बार बार लोगों से कह रही है
कानून में बना दिया गया है, यदि आपने मास्क नहीं लगाया तो आप पर 200 रुपये का जुर्माना हो जाएगा, दुकानदार पे 500 का हो जाएगा। उसके बावजूद भी अखबारों में हम खबरें पढ़ते हैं कि पुलिस ने इतने लोगों के चालान काटे मास्क नहीं लगाने पर, क्योंकि हमारा समाज नीतिपरायण नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जो संकट काल चल रहा है अब तक दूर हो जाता। दुनिया की नज़रों में हम बहुत बड़े लोकतंत्र के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन सफल प्रजातंत्र के नागरिक नहीं हैं। अंतिम बात, मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता है वह है कि लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो। प्रश्न बनेगा, सार्वजनिक अंतरात्मा से क्या आशय है? किसे कहते हैं सार्वजनिक आत्मा? इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां अत्याचार अन्याय नहीं होता है। सभी देशों में किसी में कम किसी में ज़्यादा। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। लेखक उदाहरण दे रहा है इंग्लैंड के यहूदी। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों का सहन करना पड़ा है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी उनकी मदद नहीं की। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे। यानी इंग्लैंड के जो ईसाई थे वो यहूदियों पर होने वाले अत्याचार अन्याय को पसंद करते थे। लेकिन पहले ही कह चुका है कि थोड़ा बहुत अन्याय तो सभी जगह होता है। यहाँ उदाहरण दे रहा है इंग्लैंड का। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की और वह था इंग्लैंड का बादशाह। आश्चर्य करेंगे कि जब इंग्लैंड के लोग यहूदियों की सहायता नहीं कर रहे हैं तो बादशाह क्यों कर रहा है? तो यह बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था। बादशाह क्यों यहूदियों की मदद करता था? और वह कारण यह था कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। यानी किसी के पिता की मृत्यु हो गई तो यहूदी बच्चा अपने पिता की जायदाद का हकदार नहीं। किसी और कारण से नहीं, केवल इसी कारण से वह यहूदी था। और किस लिए ऐसा नियम था? क्योंकि वो यहूदी था, ईसाई नहीं था। जो भी बची खुची संपत्ति हो राज्य की ओर से, उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को ये सब अच्छा लगता था। लगना ही अभी यहूदियों की संपत्ति जो है उसके खजाने में आ रही है, वह प्रसन्न था। किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था और शेष अपने पास रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। अब लेखक ने जो ये उदाहरण हमारे सामने दिया, इसका कारण यह है कि यहूदियों की किसी ने मदद नहीं की, यहूदियों को ही संघर्ष करना पड़ा और वे इस संघर्ष से मुक्त भी हुए। यानी कि लेखक जो सार्वजनिक अंतरात्मा की बात समझाना चाहता है वो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का यह एक उदाहरण है, क्योंकि सब एक दूसरे के दुख से परिचित थे, इसलिए उन्होंने एक साथ संघर्ष किया और उस अन्याय से मुक्ति पाई। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है। यानी
हमने देखा कि कोई किसी के ऊपर बेवजह अत्याचार अन्याय कर रहा है, सामने वाला हिंदू है या मुस्लिम है, हम अन्य वर्ग से हैं, तो हमारा क्या लेना देना, हम जो है चल देते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि हम विरोध करते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो समझिए हमारे अंदर सार्वजनिक अंतरात्मा है। और यदि समाज में सार्वजनिक अंतरात्मा है तो कोई भी सत्तारूढ़ समाज पर अत्याचार अन्याय नहीं कर सकता। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होने पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उन अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। एक ताज़ा तरीन उदाहरण, अभी किसी देश में एक अश्वेत को एक श्वेत पुलिस वाले ने पीट कर मार दिया। इस रंग भेद छुआछूत के खिलाफ पूरी दुनिया में आंदोलन हुए और बहुत विकट आंदोलन हुए। उसका परिणाम यह हुआ कि सरकारों को अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ी। तो किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, हमें उसका साथ देना चाहिए, तभी प्रजातंत्र सफल होगा। आप अफ्रीका का उदाहरण लें, एकदम ताज़ा उदाहरण। गांधी जी गए थे, रंगभेद नीति का वहाँ विरोध किया था। वहाँ लोग जो कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय नहीं है क्या? श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है, तो भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं सफ़ेद श्वेत चमड़ी वाला है, किसी व्यक्ति का नाम है, जो इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद नीति का विरोध चल रहा था, तो उस रंगभेद नीति के विरोध में एक श्वेत व्यक्ति भी शामिल था जिसका नाम था रेवरेंड स्कॉट, क्योंकि उसको भी दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों मैंने पढ़ा, बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं, वे भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया है। वर्तमान में भी जो है बहुत से श्वेत जातियों ने जो है अश्वेत जातियों के समर्थन में सहयोग किया है और कर रहे हैं। तो ये सार्वजनिक अंतरात्मा है, यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। यानी आसान शब्दों में कहें, कहीं भी अत्याचार अन्याय होता देखा तो आप विरोध कीजिए। ये मत सोचिए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपको व्यर्थ चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं, मैं अपने मन में सोचता रहा हूँ, हम जो दक्षिण अफ्रीका के पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बाय बेला मचाए हैं, जानते हैं हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उनमें कई भारतीय यहाँ से भी शामिल थे, गांधी जी भी थे और भी कई सारे थे। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि हम अपने देश की तो बात करें। हमारे देश में तो हर गांव में दक्षिण अफ्रीका बना हुआ है, हर गांव में भेदभाव होता है, अन्याय अत्याचार होता है। आप अखबार में पढ़ते हैं, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया, मारा गया, पीटा गया। क्यों भाई? क्या उन्हें घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है? शादी करने का अधिकार नहीं है? इसका मतलब यह है कि समाज में आज भी सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है, आज भी जो है भेदभाव छुआछूत फैला हुआ है। और ये सब लेखक के अनुसार प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है।
वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। मैं शायद ही कोई ऐसा हो जो दलित वर्ग के लिए खड़ा हो। दलित वर्ग ही जागरूक हुआ है, संघर्ष किया है और कर रहा है, तभी उसे अत्याचार अन्याय से मुक्ति मिलेगी। अगर वो किसी की तरफ देखेगा कि ये सरकार ऐसा कर देगी, ये सरकार वैसा कर देगी, ऐसा नियम कानून बना देगी, नियम कानून बनाने से ये छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव समाप्त नहीं होने वाला है। हम सबके अंदर सार्वजनिक अंतरात्मा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैदी बने रहेंगे। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। इन सबसे भी विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाता है। होना ही है, विद्रोह की भावना जो है उत्पन्न हो जाएगी लोगों के मनों में। जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्तर सिद्धांत नहीं है जिनको किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया है। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, यह सब उसका चित्र मात्र है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने सफल प्रजातंत्रवाद के लिए जो आवश्यक बातें बताई, वास्तविकता में वो बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ में पाठ समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।